हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे, बेहतर होगा। चलिएगा अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण। और जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के संगठक या पर्यावरण के कारक, पर्यावरण के सूचक, तो उसमें हमने सीखा था पर्यावरण के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से संगठक हैं और किन बातों का अध्ययन पर्यावरण के अंतर्गत किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने सोडियम क्लोराइड यानी महासागरीय जल में एक लवणता होती है, किन किन लवण पे कितने परसेंटेज होते हैं, कितना ग्राम किलोग्राम होता है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं, इन सभी की चर्चा पर्यावरण के अंतर्गत हम सभी ने लास्ट क्लास में कर ली थी। आज के क्लास में हम सभी पर्यावरण के अंतर्गत मापक्रम क्या होता है, समय का मापक्रम, जलवायु क्या होता है, आवास एवं निकेत क्या होता है, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। क्योंकि किसी भी पर्यावरण को पढ़ने के लिए किसी भी आप तरीके से समझे तो जलवायु और मौसम का जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो हमारा हेडिंग होगा पर्यावरण का स्थानिक तथा समय मापक्रम, कि किस प्रकार से पर्यावरण एक स्थान को समय के साथ जोड़ता है, उसका अध्ययन हम करेंगे। उसके पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिएगा। एग्जाम में आए हुए पॉइंट है। 17 दिसंबर 1985 को राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया। तो क्वेश्चन आता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया? तो हमारा आंसर होगा 17 सितंबर 1985। इसके बाद दूसरा पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? 1968 को। यहाँ पर देखिए पारित पूछा है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1968 में। तो ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में आ जाते हैं और क्वेश्चन होता है। सन 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में गंगा कार्य योजना, जिसको GAP या गैप भी कहा जाता है, शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन आता है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में GAP स्टार्ट किया गया था? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में GAP स्टार्ट किया गया था। अब देखिएगा पर्यावरण का स्थानिक तथा समय मापक्रम। अब यहाँ पर कहने का मतलब है, इस हेडिंग के अंतर्गत हम सभी देखेंगे कि किस प्रकार से पर्यावरण के अंतर्गत एक जीव अपने समय के अनुसार कार्य करता है और जीवों को क्या क्या प्रभावित करता है, कौन कौन से मुख्य फैक्टर हैं इसमें जो जीवों को समय के साथ कोरिलेट करते हैं और उसका स्थान तय करते हैं कि कौन सा जीव किस पर्यावरण में निवास कर सकता है, कैसे अंतःक्रिया कर सकता है। तो यहाँ देखिएगा पर्यावरण का स्थानिक तथा समय मापक्रम, ठीक है। अधिकतर जीव अपने पर्यावरण के स्थानिक तथा समय मापक्रम के अनुरूप पारस्परिक क्रिया करते हैं। अब देखिए एक निश्चित समय के अंदर पर्यावरण के अंदर जो जीव होते हैं वे एक निश्चित समय सीमा के अंतराल में और अपने पर्यावरण के स्थानिक यानी अपने अनुकूल वातावरण में और एक निश्चित समयांतराल के अंतर्गत वे पारस्परिक क्रिया करते हैं। वह कोई भी जीव जंतु हो सकता है। फिर कह रहा है स्थानिक तथा पर्यावरण के समय मापक्रम को जलवायु महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखिए जलवायु कैसे प्रभावित करती है, जलवायु और मौसम क्या होता है इसको भी जानेंगे। जब किसी भी जीव के पनपने के अनुरूप जलवायु होगी तभी वह जीव पनप सकता है और एक निश्चित समय सीमा के अंतराल यदि वह मौसम, वह परिस्थिति, वह जलवायु बनती है तभी वह जीव क्रिया करके पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को अनुकूलन स्थापित कर सकता है और बढ़ सकता है। और यदि पर्यावरण उसका जलवायु उसके अनुरूप नहीं है तो वह नष्ट हो जाएगा, परस्पर क्रिया नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि मापक्रम को जलवायु महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अब आगे देखिएगा, इसके अलावा आवास तथा निकेत भी जीवों व पर्यावरण की अंतःक्रिया को प्रभावित करते हैं। आवास तथा निकेत क्या होता है? कोई भी जीव जंतु जिस परिवेश में जिस निश्चित स्थान पर वातावरण करता है, आवास करता है, उस निश्चित आवास को आवास या निकेत कहते हैं। उसमें वह पनपता है, आगे बढ़ता है और डेवलपमेंट करता है और फिर नष्ट हो जाता है।
तो यहाँ पर देखिए, अगर ये आपने समझ लिया कि कैसे एक निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत समय किसी जीव को प्रभावित कर सकता है। यदि समय के अनुरूप समय के साथ उसके अनुरूप वातावरण नहीं रहा तो वह अंतःक्रिया नहीं कर पाएगा। इसके लिए अंतःक्रिया करने के लिए जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, मौसम एवं जलवायु क्या है, कई बार प्रश्न आया हुआ है। तो मौसम एवं जलवायु क्या होता है? प्रकृति की ऐसी घटना जिसमें वर्षा, आर्द्रता, ताप, दाब ऐसी विभिन्न चीजें हैं जिस वजह से प्राकृतिक घटना होती है और उस घटना के अंतर्गत मौसम परिवर्तन होता है। वह दिन भी हो सकता है, कुछ घंटे का भी हो सकता है, कुछ सप्ताह का भी हो सकता है, या कह सकते हैं कम समय का हो तो मौसम कहते हैं। लेकिन यही ताप, दाब, ऊर्जा और वर्षा, आर्द्रता, ठंडक, गर्मी, इन सभी के प्रभाव की वजह से कुछ निश्चित परिस्थितियां लंबे समय तक बनी रहें तो वह उस स्थान की जलवायु कहलाती है। जलवायु और मौसम में यही अंतर है कि मौसम एक निश्चित सीमा या कम समय के लिए होता है और जलवायु वैसी परिस्थितियां लंबे समय तक हो सकती हैं, वह जलवायु कहलाती हैं। इसको देखिएगा, एक नियत स्थान पर तथा समय पर वायुमंडल के क्षणिक लक्षणों जैसे तापमान, दाब, आर्द्रता, वर्षा, सौर प्रकाश, वायु तथा बादल को मौसम कहते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि निश्चित नियत स्थान और निश्चित समय, यानी कि एक निश्चित समय रहेगा, उसके बाद वह परिवर्तित हो ही जाएगा। आपने देखा होगा ऋतु परिवर्तन का कॉन्सेप्ट, आपने देखा होगा कि पृथ्वी की जो दैनिक घूर्णन गति होती है उससे दिन रात होते हैं और जो वार्षिक गति होती है उससे ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लक्षण है। तापमान, ये भी मौसम के अनुसार होता है। दाब भी मौसम के अनुसार होता है। आर्द्रता यानी मॉइस्चराइजर, हवा में नमी, उसको आर्द्रता कहते हैं, ये भी मौसम के अनुसार होता है। वर्षा भी मौसम के अनुसार होती है। सौर प्रकाश और वायु तथा बादल को मौसम कहते हैं, जो एक प्राकृतिक घटना है। यह घंटा, दिन या साप्ताहिक परिवर्तन की स्थिति होती है, उसके बाद वह पुनः स्थिति जिस प्रकार से वह वातावरण था उस प्रकार से हो जाता है, उसको मौसम कहते हैं। वहाँ पर उसको जलवायु नहीं कहते हैं। लेकिन विश्व में जलवायु के कटिबंधों, जलवायु के अनुसार विश्व को अनेक कटिबंधों में बांटा गया है, वो आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले पढ़ लेंगे जलवायु क्या है। तो किसी क्षेत्र विशेष में वायुमंडलीय स्थिति की सामान्य अवस्थाएं क्या है? वायुमंडलीय स्थिति की सामान्य अवस्थाएं, उसमें क्या क्या हो सकता है? ऋतु परिवर्तन, मौसमी चरम सीमाओं को की लंबे समय तक स्थिति जलवायु कहलाती है। यानी मौसमी घटना यदि कुछ घंटे की, कुछ दिन की या कुछ सप्ताह की हो तो मौसम होगी, लेकिन लंबे समय तक अगर रह जाए तो वो उस निश्चित स्थान की जलवायु कहलाती है। तो आपने जलवायु और मौसम को अच्छे से समझा होगा कि जलवायु और मौसम क्या है। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु के, किसी भी जीव के, किसी भी पादप के पनपने की जो स्थिति होती है वह उस स्थान के जलवायु पर निर्भर करती है। यदि उसके विपरीत जलवायु होती है तो क्या होता है? वह व्यक्ति, वह वस्तु, वह स्थान पनप नहीं पाती है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। सजीव मनुष्य होते हैं, पादप होते हैं, जीव होते हैं, और जो निर्जीव होते हैं वह मनुष्य निर्जीव को पनपाते हैं, लेकिन उसके लिए भी मनुष्य को उनके अतिरिक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। यदि किसी चीज का विकास ठंडक वाले स्थान पर होता है तो उसके लिए मानव उस वस्तु के लिए ठंडक वाला वातावरण बनाता है, और यदि गर्मी का वातावरण चाहिए तो गर्म वातावरण बनाता है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे मौसम और जलवायु का। और आपने देखा होगा साइबेरियाई पक्षी दूर दूर से प्रवास करते हुए अलग अलग स्थान पर जाते हैं। उसके बाद जब उनके अतिरिक्त उनके अनुकूल वातावरण हो जाता है तो वह वापस अपने स्थान पर लौट जाते हैं। ऐसे विशेष प्रकार के पशु पक्षी अपना जैसे ही मौसम चेंज हुआ, जलवायु चेंज हुआ, वैसे स्थान परिवर्तित करके कहीं और चले जाते हैं, और जैसे ही उनके अनुरूप वातावरण, जलवायु और मौसम होता है तुरंत वह अपने आवास पर, अपने क्षेत्र विशेष पर वापस आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये मौसम और जलवायु का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि दोनों में अंतर क्या है।
देखिएगा निकेत क्या होता है। आवास एवं निकेत, जलवायु मौसम हमने जाना। आवास एवं निकेत क्या होता है, किसी भी प्राणी के रहने की जो स्थान होता है रहने का, उसको आवास कहते हैं। एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं, और कई निकेत का मतलब है एक निश्चित क्षेत्र विशेष में कई जीवों के आवास हो सकते हैं, और उस आवास में कई निकेत हो सकते हैं। मीन्स अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार के स्थान पर रहते हैं। अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार के क्षेत्र विशेष में अपने स्थान, अपने अनुरूप परिस्थितियां बनाकर रहते हैं, तो वह उनका निकेत कहलाता है। प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक जीव का, प्रत्येक जाति का अपना एक विशिष्ट निकेत रहता है, और वह निकेत उनके पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भरता। मीन्स छोटा जीव बड़े जीव पर, बड़ा जीव उससे बड़े जीव पर, ऐसे एक पारिस्थितिकी तंत्र चलता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक जीव से दूसरे जीव का पेट भरता है, वही उसका पारिस्थितिकी तंत्र चलता है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, तो वही पारिस्थितिकी तंत्र होता है, तो वही उसका निकेत होता है। और कोई भी जीव अलग अलग निकेत में रहता है। दो अलग अलग प्रकार के जीव एक निकेत में नहीं रह सकते हैं। आपने समझा, आवास और निकेत में यही अंतर होता है कि किसी भी प्राणी के रहने की का जो स्थान होता है वह आवास होता है। एक आवास के अंतर्गत कई सारे निकेत हो सकते हैं, यानी कई सारे विशेष प्रकार के प्राणी, विशेष प्रकार के जीव के आवास को निकेत कहते हैं, जो आवास के अंदर होते हैं। यहाँ देखिएगा, और क्या डेफिनेशन है, वह स्थान जहाँ जीव निवास करते हैं आवास कहलाता है। कोई भी जीव हो, चाहे वह परपोषी हो, चाहे स्वपोषी हो, चाहे मृत जीवी हो, चाहे प्राणी संभीत जीवी हो, चाहे वह मनुष्य हो, कोई भी जीव जंतु जिस आवास जहाँ निवास करते हैं वह उसका आवास कहलाता है। इसके बाद देखिएगा, एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं। कई निकेत का मतलब अलग अलग प्राणी के आवास हो सकते हैं, अलग अलग प्राणी के रहने का स्थान हो सकता है। आगे देखिएगा, निकेत के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र मीन्स इकोसिस्टम कि वह किस प्रकार के वातावरण में रह रहा है, किस प्रकार की उसकी खाद्य श्रृंखला है, किस प्रकार का खाद्य जाल है, और किन परिस्थितियों में वह जीवित रह सकता है, किन परिस्थितियों में वह नहीं जीवित रह पाएगा, सरवाइव करना पड़ेगा, वह उसका पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी वह उसका वातावरण बताता है। तो कह रहा है का पता चलता है, अर्थात एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जीव, देखिएगा, जैविक मतलब होता है जीव जंतु, इसके बाद भौतिक मतलब होता है प्रकृति प्रदत्त कोई भी कार्य, रासायनिक मतलब होता है केमिकल बेस्ड परिवर्तन, कारकों की जरूरत होती है। यानी आप समझेंगे कि किसी भी जीव के एक जो उसका पारिस्थितिकी तंत्र होता है वह जैविक, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों या रासायनिक कारकों पर निर्भर होता है। इसके बाद देखिएगा, उन्हें सम्मिलित रूप से निकेत कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, निकेत और आवास में क्या अंतर है। आप कोई भी जीव उसका निवास स्थान आवास कहलाएगा, लेकिन कोई भी जीव जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बयां करेगा और जिसमें जीविक, जैविक, भौतिक और रासायनिक कारक उसके लिए उत्तरदायी होंगे, वह उसका निकेत कहलाता है। आपने निकेत और आवास को समझ लिया। प्रत्येक प्रजाति या जाति का अपना एक विशिष्ट निकेत होता है, मीन्स अपना एक विशेष प्रकार के रहने का, भोजन करने का, और जो आपने देखा होगा सरवाइव करने का उसका एक वातावरण होता है। उसी वातावरण के अंतर्गत वह रहता है, उसको निकेत कहा जाता है। और देखिएगा, कोई दो तथा कोई भी दो जातियां एक ही निकेत में नहीं रह सकती हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि सबका अपना अपना पारिस्थितिकी तंत्र होता है, सबका अपना अपना सरवाइव करने का, अनुकूलन करने का और प्रतिकूलन करने का अपना एक कारण होता है। इसलिए सभी प्राणी अपने निकेत में रहते हैं। कोई भी प्राणी, कोई दो अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु एक ही निकेत में निवास नहीं कर सकते हैं। तो आवास और निकेत एग्जाम में आता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मानव के साथ पर्यावरण का क्या संबंध है, अध्ययन करेंगे मानव पर्यावरण संबंध।
तो यहाँ पर देखिएगा, मानव का प्रकृति के साथ मित्रवत संबंध है। मानव चाहे तो प्रकृति के साथ मित्रवत संबंध करके प्रकृति की रक्षा कर सकता है, सुरक्षा कर सकता है, उसका उपभोग कर सकता है। लेकिन मनुष्य अगर चाहे तो प्रकृति के साथ खेल करके, खिलवाड़ करके और उसका दुरुपयोग करके उसको नष्ट भी कर सकता है और अपने भी स्वयं नष्ट हो सकता है, जैसा कि वर्तमान समय में देखा जा रहा है। तो मानव के साथ पर्यावरण का क्या संबंध है? आदिम काल से मानव के साथ पर्यावरण का संबंध है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आप देख पाते होंगे आद्य ऐतिहासिक काल। तो जो पाषाण काल था, फिर मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तो उस पाषाण काल में मनुष्य ने आदिम काल से कैसे प्रकृति के साथ संबंध स्थापित किया, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, मनुष्य जब प्रकृति में आया तो प्रकृति के साथ पहले जानवरों जैसा बर्ताव करता था। मेष जैसे पशु प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करके रहते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य भी प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करके रहता था। धीरे धीरे मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, पशुपालन शुरू किया, कृषि कार्य शुरू किया और औजार बना करके शिकार करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे आवास बनाना शुरू किया। तो जो मानव पहले प्रकृति का मित्र था, धीरे धीरे प्रकृति को उसने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से यूज करना स्टार्ट किया और वर्तमान समय में मनुष्य के क्रियाकलाप प्रकृति के लिए अभिशाप बन गए हैं। मनुष्य अपने उपभोगों के लिए प्रकृति की रक्षा नहीं कर रहा है, प्रकृति का साथ नहीं दे रहा है, जिसका दुष्परिणाम वर्तमान समय में भुगतना पड़ रहा है। और आगे भी अगर मनुष्य संभला नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, तो प्रकृति का विकराल रूप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, मानव के साथ पर्यावरण का क्या संबंध है। तो देखिए, मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र को विभिन्न हैसियत से विभिन्न रूपों में प्रभावित करता है। विभिन्न रूप में प्रभावित करने का मतलब है, यदि मनुष्य प्रकृति के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है तो प्रकृति उसका साथ देती है और वह मित्रवत व्यवहार करके सुकून से जिंदगी जीता है, पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेता है। फिर जब मनुष्य प्रकृति में जन्मता है, पनपता है और सामाजिकरण होता है, आर्थिक रूप से मनुष्य प्रकृति के साथ आता है, तो पैसे कमाने के चक्कर में, पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है। तो प्रकृति को वह अपने आर्थिक रूप से कैसे प्रभावित करता है, वैज्ञानिक रूप से कैसे प्रभावित करता है, उसको यहाँ पर जानना होगा। तो यहाँ पर देखिए, विभिन्न रूप में प्रभावित करता है, अर्थात जीवित या भौतिक मनुष्य के रूप में। जीवित या भौतिक मनुष्य के रूप में का मतलब है कि जैसे प्रकृति ने मनुष्य को जीवन दान दिया है, प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, उस प्रकार से मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा है। उस रूप में मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित करता है। अगला देखेंगे, फिर देखिए सामाजिक मनुष्य के रूप में। एक सामाजिक मनुष्य के रूप में मतलब ग्रुप में रहना और घर बनाकर रहना। मनुष्य पशुपालन करता है, जैसा कि प्राचीन समय में होता रहा है। आर्थिक मनुष्य के रूप में मतलब पैसे के चक्कर में, पैसा कमाने के लिए उद्योग धंधा लगाएगा, तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा, आवश्यकता से अधिक प्रकृति को दोहन करेगा और जिसका दुष्परिणाम वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। प्रौद्योगिक मानव के रूप में, प्रौद्योगिक मानव मतलब उद्योग धंधा लगा करके प्रकृति को नुकसान पहुंचाना। फिर तरह मनुष्य के सभी प्राकृतिक गुण अर्थात जन्म, बुद्धि, स्वास्थ्य, मृत्यु आदि प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा उसी तरह प्रभावित व नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, जिस प्रकार से मनुष्य प्रकृति को जैविक या भौतिक रूप से प्रभावित करता है, आर्थिक रूप से प्रभावित करता है, सामाजिक रूप से प्रभावित करता है, प्रौद्योगिक रूप से प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति भी मनुष्य को जन्म, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि रूपों पर, मृत्यु आदि तरह के प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा यानी प्राकृतिक दंड द्वारा उसको भी प्रभावित व नियंत्रित करती है। वर्तमान समय में आप देख पा रहे होंगे कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो गई हैं, विभिन्न प्रकार के जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं।
छोटे छोटे बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। हार्ट अटैक इतने कम उम्र में हो जा रहा है। तो यह प्रकृति संतुलन स्थापित कर रहा है। प्रकृति भी मनुष्यों को नियंत्रित कर रहा है और पोषण दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रभावित व नियंत्रित करते हैं। अगला देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान समय तक मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों को निम्न 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि प्रागैतिहासिक काल से, आपने देखा होगा इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में भी है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर आप देखते होंगे निम्न पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल के हैं। इसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल, तो पुरा पाषाण काल या कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति के मित्र के रूप में वह अपना जीवन यापन करता था। आद्य ऐतिहासिक काल में मनुष्य लिखना पढ़ना तो जान गया था, लेकिन उस समय की लिपियां अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं, जो हड़प्पा सभ्यता को बयां करती है, जिसको बाउस्ट्रोफिडन लिपि कहते हैं। और ऐतिहासिक काल का मतलब है जहाँ की लिपियां लिखी भी जा सकती हैं, पढ़ी भी जा सकती हैं, समझी भी जा सकती हैं, और वो ऐतिहासिक काल है। तो प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान समय तक मनुष्य 4 चरणों में प्रकृति को प्रभावित किया है। कैसे कैसे? सबसे पहले मनुष्य जब प्रकृति में आया तो आखेट करना शुरू किया। आखेट मीन्स होता है शिकार करना। तो मनुष्य शिकार करना स्टार्ट किया। उसके बाद भोजन संग्रहण द्वारा भोजन संग्रहण किया, यानी जब प्रकृति मनुष्य प्रकृति में आया तो सबसे पहले एक जानवर की तरह शिकार करके खाता था। उसके बाद शिकार करने के बाद भोजन का संग्रहण करने लगा, यानी कि शिकार करके इकट्ठा करने लगा खाने के लिए। तो यहाँ पर उस काल को भौतिक मानव के रूप में देखा जा सकता है, मतलब प्रकृति से आया और प्रकृति बनकर ही कार्य कर रहा था, प्रकृति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। तो ऐसा मानव भौतिक मानव के रूप में था। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आखेट एवं भोजन संग्रहण काल, उस समय मनुष्य शिकार करता था, भोजन संग्रहण करता था, लेकिन खेती करना नहीं जानता था, पशु पालन नहीं जानता था, हथियार बनाना नहीं जानता था, आग का आविष्कार नहीं जानता था। धीरे धीरे क्या हुआ, दूसरा जब मनुष्य का रूप बदला तो पशुपालन एवं पशुचारण करने लगा, यानी कि तब वह मनुष्य पशुओं को पालने लगा, पशुओं को इकट्ठा करके रखने लगा, और ऐसा मनुष्य सामाजिक मनुष्य के रूप में सामने आया। इसके बाद मनुष्य ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले जौ की खेती हुई थी, आप जानते हैं, गेहूं की खेती, धान की खेती, ऐसे अलग अलग प्रकार से। तो मनुष्य पहले शिकार करता था, भोजन संग्रहण करता था, धीरे धीरे कृषि करना जान गया, पशुपालन करने लगा, धीरे धीरे घर बनाने लगा। अब धीरे धीरे जब घर बनाने लगा तो पेड़ों को काटने लगा, उसका घर बनाने लगा, आग का आविष्कार जान गया। तो आग से क्या डरना बंद कर दिया, आग का प्रयोग जानने लगा, आग से घर बना करके, झोपड़ी बना करके या लकड़ी के घर बना करके अपने आप की, अपने परिवार की और अपने जानवरों की आग जला करके सुरक्षा करने लगा। तो आग जला करके सुरक्षा जब करने लगा तो मनुष्य प्रकृति को एक नुकसान पहुंचाने का कार्य किया, पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया, पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया, और जब खेती करना स्टार्ट किया तो भी जंगलों की कटाई करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सामाजिक मानव के रूप में और आर्थिक मानव के रूप में मनुष्य सामने आया। धीरे धीरे व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले व्यापार का मुद्रा नहीं होती थी, आदान प्रदान होता था, आपने पढ़ा होगा। तो चीजों का आदान प्रदान करके मनुष्य आर्थिक रूप में पहले सामने आया प्रकृति के लिए। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास का काल आया। उस समय मनुष्य पत्थर के औजार बनाना और कुल्हाड़ी बनाना, लकड़ी का पत्थर के साथ कॉम्बिनेशन स्थापित करना जान गया। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से मनुष्य 4 चरणों में पहले आखेट किया,
पशुपालन शुरू किया, कृषि शुरू किया, फिर विभिन्न प्रकार के आविष्कार करने लगे। पहिए का आविष्कार किया, आपने देखा होगा। अलग अलग प्रकार के हथियार बनाने लगे, नुकीले हथियार, चपटे हथियार की जिससे जानवरों का पीछा करके आसानी से उनको मारा जा सके, और उनकी खाल को फिर पहनने लगा। पहले नग्न अवस्था में रहता था। तो आप देख पा रहे होंगे मानव किस प्रकार से मानव का बदलता रूप प्रकृति के लिए धीरे धीरे अभिशाप साबित हो गया। पहले मनुष्य भौतिक मनुष्य के रूप में था, फिर सामाजिक मनुष्य के रूप में आया, फिर आप देख पा रहे होंगे आर्थिक मनुष्य के रूप में आया, फिर प्रौद्योगिक मनुष्य के रूप में आया, और वर्तमान समय में प्रौद्योगिक मनुष्य के रूप में मनुष्य कार्य कर रहा है, जो कि प्रकृति के लिए बहुत बड़ा दुष्परिणाम साबित होगा, और मनुष्य अपने नाश के लिए बीज बो दिया है। आप देख पा रहे होंगे पर्यावरण के साथ कितना छेड़छाड़ मानव कर रहा है। कोई भी व्यक्ति समझने को तैयार नहीं है कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए, और इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च किया है जो कि इको फ्रेंडली होती हैं। तो यहाँ पे आप 4 चरणों में देख पाए होंगे कैसे मनुष्य पर्यावरण को समय समय पर प्रभावित करता रहा है। अगला पॉइंट है सामाजिक मानव ने निम्न रूपों में प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन किया है। सामाजिक मानव का मतलब जब मनुष्य ने पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया, तो मनुष्य के पशुपालन करना जब मनुष्य ने शुरू किया तो उसके वजह से कितने दुष्परिणाम प्रकृति को भुगतने पड़े, उसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक मानव कब हुआ, जब मनुष्य ने पशुपालन स्टार्ट कर दिया, तब मनुष्य को सामाजिक मानव कहा गया। पशुपालन स्टार्ट करना और पशुओं को इकट्ठा करके रखना, उसकी वजह से मनुष्य ने प्रकृति के साथ कौन कौन से खिलवाड़ करने शुरू कर दिए। जाने में अनजाने में मनुष्य ने प्रकृति के साथ बहुत ही मजाक किया, उसको देखना होगा। आहार के लिए जंगली जानवरों का शिकार करके, तो सबसे पहले मनुष्य अपने आहार के लिए तो जंगली जानवरों का शिकार करता था, और उन जानवरों को जिनको पालता था उनके आहार के लिए भी जंगली जानवरों का शिकार करके उनके सामने ला करके रखने लगा। तो इससे वे जंगली जानवर उनके बंधक बन गए, और उनके बंधक बनने की वजह से वे अपने प्राकृतिक गुण जो उनको शिकार करने का प्रकृति ने भोजन करने का दिया था वे भूल गए, और अन्य जानवरों को उनके सामने मार करके परोसना मनुष्य ने स्टार्ट कर दिया। आहार के लिए जंगली जानवरों का शिकार करके अपने साथ साथ उन जानवरों के लिए भी भोजन लाने लगा। दूसरा पॉइंट है आखेट के द्वारा कुछ पशुओं की संख्या कम करके। अब मनुष्य ने आखेट मतलब जब मनुष्य ने शिकार करना स्टार्ट कर दिया तो पशुओं की संख्या बड़ी संख्या में कम हो गई। अपने लिए तो करता ही था, भोजन संग्रह करने के लिए भी मनुष्य शिकार करता था, और अपने पालतू पशुओं के लिए भी शिकार करना शुरू कर दिया। तो इससे भारी संख्या में पशु का नाश होने लगा और भारी संख्या में पशुओं की संख्या कम होने लगी। अगला देखेंगे प्राकृतिक आवास को बदलकर कुछ पशुओं की संख्या कम करके तथा कुछ की संख्या बढ़ाकर। प्राकृतिक आवास को बदल करके मतलब जब जो पशु जिस आवास में रहता था, जिस परिस्थिति तंत्र में रहता था, जिन परिस्थितियों में रहता था, वहां से उसको मनुष्य ने ला करके पालतू बना लिया। तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। तो जब मनुष्य ने जंगली जानवर को पालतू बना लिया तो उसका जो प्राकृतिक आवास था वह नष्ट हो गया, और प्रकृति के साथ जो उसका संतुलन था उसे भी मनुष्य ने नष्ट कर दिया। तो इससे कुछ पशुओं की संख्या और कुछ पशुओं का प्राकृतिक आवास भी कम हुआ तथा कुछ प्राकृतिक आवास तथा कुछ की संख्या बढ़ाकर तो मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने जब पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया तो कुछ ऐसे पालतू जानवर थे जिनकी संख्या बढ़ गई और जो कुछ ऐसे थे जिनकी संख्या घट गई, जिसको मनुष्य ने बड़ी संख्या में शिकार करना स्टार्ट कर दिया। अगला देखिएगा अपने तथा अपने पालतू पशुओं के आवास तथा मार्ग के लिए वनों को जलाना शुरू कर दिया। यहाँ पर मनुष्य ने सबसे बड़ी गलती करनी शुरू की कि जब आग का आविष्कार हुआ तो आप जानते होंगे आग जलाने से जब भी मतलब फसलें जलती हैं, जब भी पेड़ पौधे जलते हैं तो उससे भी
बहुत बड़ी संख्या में वायु प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य ने अपने मार्ग के लिए यानी कि अपने जब मनुष्य आवास बनाना शुरू कर दिया तो अपने लिए भी वह आसपास के जंगलों को झाड़ियों को साफ करने लगा और अपने पशुओं के लिए भी बाड़े बनाने शुरू कर दिए। तो बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई करना शुरू कर दिया। आगे देखिएगा, पशुओं को पालतू बनाकर तथा कुछ पौधों को उगाकर पशुओं को मनुष्य ने पालतू बनाया। तो कुछ अच्छे प्रजाति के या अच्छे प्रकार के पेड़ नष्ट किए और कुछ अपने पालतू पशुओं को खाने के लिए पेड़ लगाए जो प्रकृति के लिए तो अनुकूल नहीं रहे होंगे और उन्हीं जानवरों के लिए ही ऐसे पौधे लगाए जो कि अपने सुविधा के अनुसार मनुष्य ने प्रकृति का उपयोग किया। आगे देखिएगा, जंगल को जलाने से स्थान विशेष के पारिस्थितिकी पर्यावरण को बदल करके, तो जब जंगल को जला दिया मनुष्य ने तो वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के जो भी सरवाइव कर रहे थे जीव जंतु वे मर गए, उनका पारिस्थितिकी तंत्र खत्म हो गया, एक अलग प्रकार का माहौल क्रिएट हुआ। इससे भी मनुष्य ने सामाजिक रूप में प्रकृति को बहुत ही प्रभावित किया है। एक स्थान से दूसरे स्थान में कुछ जंतुओं का स्थानांतरण करके अब मनुष्य ने क्या किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को बड़ी संख्या में इकट्ठा करके पालतू बना करके भेजना शुरू कर दिया। इससे भी प्रकृति का बैलेंस बिगड़ा और जो मनुष्य की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तो यहाँ पर देखिए यही चीज दर्शाया जा रहा है कि किस प्रकार से सामाजिक मानव के रूप में मनुष्य ने प्रकृति को प्रभावित किया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया। तो जैसे ही मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया तो पालतू बनाने के साथ साथ भारी संख्या में पेड़ काटे, भारी संख्या में पेड़ जलाए, भारी संख्या में जानवरों को मारा, भारी संख्या में जानवरों को पालतू बनाया, जिससे उनका प्रकृति के साथ संतुलन बिगड़ गया और जिस वजह से भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया गया। अब देखिएगा बच्चों, मानव पर पर्यावरण का क्या प्रभाव, पर्यावरण पर मानव का क्या प्रभाव। तो पर्यावरण पर मनुष्य ने किस प्रकार से प्रभाव डाला उसको जानना होगा और मानव पर पर्यावरण ने कैसा प्रभाव डाला वो तो दिख ही रहा है कि वर्तमान समय में बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन, अम्ल वर्षा और प्राण घातक बीमारियां ये मनुष्य पर पर्यावरण का दूषक प्रभाव है, जिसकी वजह से कम समय में व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है, विभिन्न प्रकार की फैटल डिजीज हो जा रहे हैं और बाढ़ आ जा रहा है, बादल के फटने की घटना, सूखा पड़ना, भूस्खलन पड़ना, हिमस्खलन पड़ना, वैश्विक तापन, महामारी जैसी समस्या, ये सब पर्यावरण का ही मनुष्य पर प्रभाव है और जो मनुष्य ने बीज बोए हैं वही मनुष्य आज काट रहा है, जिसमें हम आप भी शामिल हैं। इसी वजह से पर्यावरण का बहुत ही ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से पर्यावरण पर मनुष्य ने प्रभाव डाला है। मनुष्य पर पर्यावरण ने क्या प्रभाव डाला वो तो हम सभी जानते हैं, वर्तमान समय की महामारी दिख ही रही है। अब पर्यावरण पर मनुष्य ने कैसे प्रभाव डाला उसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला ही काम देखिए, मनुष्य ने खनन करना शुरू कर दिया। तो खनन मीन्स क्या होता है, माइनिंग मीन्स क्या होता है। आपने देखा होगा कि ड्रिल करके जमीन के अंदर विस्फोट किया जाता है, खनन किया जाता है, जिससे बहुमूल्य धातुएं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, हीरा जैसी बहुत सी बहुमूल्य धातुओं को निकाला जाता है, जो कि वर्तमान समय में प्रकृति ने उसको जीवाश्म के रूप में इकट्ठा करके रखा है, जो मनुष्य अरबों लाखों करोड़ों सालों पहले मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर मर करके सड़ गए हैं, वही मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए जो भी हैं प्रकृति के अंदर मौजूद हैं, जमीन के अंदर उनको निकालने के लिए कोयले के रूप में, खनन के रूप में और आप देख पाते होंगे पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में मनुष्य उसका वर्तमान समय में उपयोग कर रहा है। तो उसको प्राप्त करने के लिए भारी संख्या में जमीन की खुदाई की जाती है, खनन किया जाता है और जिससे पृथ्वी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, जिसका दुष्परिणाम भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी हो सकता है या लैंड स्लाइड भी हो सकता है, जिसको हम लोग भूस्खलन कहते हैं। क्योंकि प्रकृति ने अपने बैलेंस को बनाने के लिए अपने हिसाब से अपने को पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल कई प्रकार से उसने समय समय पर निर्माण करके और बिगाड़ करके अपना बैलेंस बनाए रखा है। तो मनुष्य ने
खनन करके प्रकृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, जिसका दुष्परिणाम हम सभी देख पा रहे हैं। तो पेट्रोल, डीजल, कोयले के उपयोग से वर्तमान समय में वाहन के द्वारा बहुत ही विषैली गैसें निकल रही हैं, उद्योग धंधे के द्वारा गैसें निकल रही हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे घातक जो गैसें हैं, प्राण घातक गैसें हैं, वो वातावरण पे फैल जा रही हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण वर्तमान समय में ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र के जल स्तर का बढ़ना और बहुत से समुद्र के किनारे के जो इलाके हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड होना, इसका बहुत अच्छा वर्तमान समय में उदाहरण मिल सकता है। तो देखिएगा, इसके लिए मनुष्य ही उत्तरदायी है कि पर्यावरण को खनन करके मनुष्य ने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। दूसरा देखिएगा, औद्योगिकरण का पर्यावरणीय प्रभाव। उद्योग धंधे लगाया मनुष्य ने, तो उद्योग धंधे लगाया तो अनेक अनेक प्रकार की मशीनों का आविष्कार हुआ, तो प्रकृति के साथ उसने छेड़छाड़ किया, पेड़ काटे गए, बांध बनाए गए, वैज्ञानिक तरीके से काम किया गया, तो इससे भी प्रकृति के साथ बहुत बड़ा छेड़छाड़ हुआ। विभिन्न प्रकार की उद्योगों से गैसें निकलते हैं और जो उद्योगों से जो भी ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो यूजलेस हो, उसको नदियों में फेंक दिए जाते हैं, समुद्रों में फेंक दिए जाते हैं, जिससे समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। नए नए प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मर जाते हैं, जिससे जलीय पारितंत्र प्रभावित होता है, नदी का पारितंत्र प्रभावित होता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है। कोई भी जानवर नदी का पानी पीकर, समुद्र का पानी पीकर मर जाता है। तो औद्योगिकरण और प्लस यहाँ पर हवा भी दूषित हो गई है, तो सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिल सकता है। आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव आपने देखा होगा। आधुनिक कृषि के द्वारा फसलों को जला दिया जाता है, विभिन्न प्रकार की खादों का यूज किया जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म होने की वजह से प्रकृति के साथ, प्रकृति ने जो मिट्टी में जीवाश्म भेजे थे, प्रकृति ने मिट्टी में जो भी पोषक तत्व, खनिज लवण डाले थे, उसको मनुष्यों ने आधुनिक तरीके से कृषि करके उपज तो बढ़ा लिया है, लेकिन जो भी प्रकृति ने दिया था उसके साथ बहुत छेड़छाड़ हुआ है, जिससे जीव जंतु मर जाते हैं। वर्तमान समय में आपने देखा होगा, लोग कहते हैं यूरिया खाद की वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगी हैं। तो आधुनिक कृषि की वजह से भी मनुष्य ने प्रकृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, जिसका दुष्परिणाम आज देखने को मिल रहा है। अगला देखिएगा, शहरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव। तो शहरीकरण कहिए या नगरीकरण कहिए, दोनों एक ही होता है। शहरीकरण और नगरीकरण का मतलब है कि मनुष्य ने शहर में आने के लिए विभिन्न प्रकार के पेड़ों को काटा और पेड़ों की काटने की वजह से मृदा अपरदन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई। क्लोरोफ्लोरोकार्बन घरेलू चीजों का जो यूज करते हैं, जिसकी वजह से भी पर्यावरण के साथ बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया है। तो शहरीकरण और नगरीकरण में प्रकृति के साथ मनुष्य ने एक दूरी बना ली है। शहर में आने के चलते मनुष्य अब गांव में निवास नहीं करता है, और जिससे पेड़ पौधे का देखभाल, पेड़ उगाना, पेड़ों को पनपाना और प्रकृति के साथ जो उसका संतुलन था वो भी डिस्टर्ब हो गया है। तो ये नगरीकरण, शहरीकरण होने की वजह से अब मकान पे मकान बनने लगे हैं, पेड़ों की कटाई बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है, उपभोग मनुष्य उपभोग करता हो गया है, उत्पादन करता हो गया है, लेकिन प्रकृति के सुरक्षा कवच के रूप में जिसको मनुष्य को करना चाहिए वह मनुष्य अपना कर्तव्य भूल गया है। तो यहाँ पर देखिए, शहरीकरण की वजह से, शहर में आने की वजह से प्रकृति के साथ बहुत बड़ा छेड़छाड़ हुआ है। भारी संख्या में पेड़ कटे, मकान बने, तो मकान बने मिट्टी के साथ भी डिस्टरबेंस हुआ, मिट्टी का खनन बहुत ज्यादा हुआ, जिससे ईंटें वगैरह बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर शहरीकरण बहुत बड़ा दुष्परिणाम साबित होगा पर्यावरण का। अगला देखते हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी का पर्यावरण पर प्रभाव। आधुनिक प्रौद्योगिकी का मतलब उद्योग धंधे लगाना और नए नए प्रकार के मशीनों का आविष्कार करना, और वर्तमान का मानव मशीन मानव बनकर रह गया है, प्रकृति के बारे में तनिक भी नहीं सोच रहा है और मनुष्य स्वार्थी बनकर के रह गया है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का पर्यावरण पर प्रभाव, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे, विभिन्न प्रकार की मशीनें वर्तमान समय में मनुष्य यूज कर रहा है, जिससे
अलग अलग प्रकार के विषैली गैसें निकलती हैं और जो भी उसके मलबे होते हैं उसको नदियों में फेंक दिए जाते हैं, खुले में फेंक दिए जाते हैं। प्लास्टिक की पॉलीथीन का आविष्कार हो गया है, जिसकी वजह से इस समय एक विषैली गैस निकलती है। और आपने देखा सुना होगा कि प्लास्टिक का युग इस समय आ गया है। तो प्लास्टिक के युग का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि प्लास्टिक कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। जो भी बॉटल, जो भी पॉलीथीन, जो भी प्लास्टिक की वस्तुएं यूज करते हैं नदियों में फेंक दी जाती हैं और उससे वह बहकर समुद्रों में जाता है। और समुद्र में जो समुद्र की तली में जलीय जीव रहते हैं उन पर वह एक लेयर बनाने का काम कर दे रहा है, जिससे जो समुद्र के अंदर, समुद्र के तली में नए नए प्रकार के, अनोखे प्रकार के जो जीव जंतु थे वे मर जा रहे हैं और एक अलग प्रकार की गैस रिलीज होने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि एक अलग प्रकार की विषैली गैस पनपेगी और बहुत भारी संख्या में लोगों का नाश हो जाएगा। तो यह औद्योगिकीकरण का बहुत बड़ा दुष्परिणाम है जो वर्तमान समय में मनुष्यों को देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मानव के साथ पर्यावरण का संबंध था, किस प्रकार से मनुष्य अपने आप को आगे करने के होड़ में प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता चला गया। पहले मनुष्य ने आखेट करना शुरू किया, भोजन संग्रहण करना शुरू किया, पशुपालन करना शुरू किया, जंगलों को जलाना शुरू किया, घर बनाना शुरू किया, खेती करना शुरू किया। फिर खेती करने के होड़ में आधुनिक खेती करना शुरू किया, शहरीकरण हो गया, पेड़ों की कटाई स्टार्ट हो गई और वर्तमान समय में मनुष्य एक प्रौद्योगिक मानव के रूप में जन्म ले चुका है। और ये प्रौद्योगिक मानव प्रकृति के साथ कहाँ तक छेड़छाड़ करेगा इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य पर प्रकृति का बहुत बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे कई बार बादल फटने की घटना सामने आ जाती है, बहुत बार बाढ़ की, भूकंप की, ज्वालामुखी की, भूस्खलन की, हिमस्खलन की, ये सारी घटनाएं ये प्रकृति के साथ मजाक करना, प्रकृति का ख्याल न रखना, प्रकृति का केयर न करना, ये प्रकृति की तरफ ध्यान केंद्रित न करने का ही दुष्परिणाम है। और वर्तमान समय में इन नए नए प्रकार की बीमारियां पनपने लगी हैं और जिसकी वजह से उसको समझ पाना बहुत ही दुर्लभ हो गया है। तो आप देख पाए होंगे कि किस प्रकार से पर्यावरण को परीक्षा पास करने के लिए ही नहीं पढ़ना है, हमारे आसपास पर्यावरण का अध्ययन करना कितना आवश्यक है। क्योंकि पर्यावरण के बारे में जानना, पर्यावरण को समझना, पर्यावरण के प्रकृति के सुरक्षा के कवच के रूप में, सुरक्षा कर्मी के रूप में व्यक्ति को काम करना होगा। अदरवाइज प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाएगी और मनुष्य उसमें समाहित हो जाएगा। तो आपने लास्ट देखा पर्यावरण पर मानव का क्या प्रभाव पड़ा है। तो मानव ने जैसे पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया, ठीक उसी प्रकार से प्रकृति भी मानव को जवाब दे रही है और आगे के समय में भी प्रकृति बैलेंस करती रहेगी। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगला क्लास हम लोग फिर से लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए।